बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये है हमारी क्लास नंबर 3, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 एडी टू 1757 एडी। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री की क्लासेस की इस सीरीज में ये आज तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आपको क्लासेस थ्योरी बेस्ड भी मिल रही हैं और एमसीक्यू बेस्ड भी। तो चाहे आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव हो चाहे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो, आपको दोनों ही तरह से बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। आपके एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको सभी क्लासेस को क्रमानुसार देखना है, सीक्वेंस वाइज देखना है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा और इसी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 एडी टू 1757 एडी। आप क्रमानुसार यहां जाकर के क्लासेस देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर। अभी हम कर रहे हैं यूनिट 1। सबसे पहली क्लास में हमने यूनिट 1 में मोहम्मद गोरी को डिस्कस किया था और यूनिट 1 में प्रारंभिक तुर्क और खिलजी पढ़ना है, द अर्ली तुर्क्स एंड खिलजीज। तो अब क्लास नंबर 1 से आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्लास नंबर 2 हमारी एमसीक्यू बेस्ड थी, जहां मैंने आपको यूनिट 1 के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट 1 में कुल मिलाकर के हमें ये सब चीजें पढ़नी है। अब एक क्वेश्चन जो कितनी ही बार एग्जाम में आ चुका है वो है मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मोहम्मद गोरी एंड महमूद गजनवी। देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि दोनों का कंपैरिजन करना है। उनकी सफलताएं कितनी थी, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, दोनों के उद्देश्य में क्या अंतर था, दोनों का दृष्टिकोण कैसा था, पर्सपेक्टिव कैसा था, और अंततः हमें एक कंक्लूजन देना होगा। आइए इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी का तुलनात्मक अध्ययन, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सैन्य सफलता की, मिलिट्री सक्सेस की। एक सैनिक के रूप में, एक सैन्य संगठन के रूप में इनमें से कौन ज्यादा मजबूत था। देखिए इतिहास में मोहम्मद गोरी की तुलना महमूद गजनवी से की जाती है। इन हिस्ट्री मोहम्मद गोरी इज कंपेयर्ड विद महमूद गजनवी। एक योद्धा के रूप में महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी से अधिक सफल था। एज ए वॉरियर महमूद गजनवी वॉज मोर सक्सेसफुल दैन मोहम्मद गोरी। क्यों? क्योंकि गजनवी को भारत में या फिर मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में कहीं भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और वह कभी पराजित नहीं हुआ। गजनवी डिड नॉट हैव टू फेस डिफीट एनीवेयर इन इंडिया और इन सेंट्रल एशिया। महमूद गजनवी अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स। महमूद गजनवी ने इंडिया पर 17 टाइम्स अटैक किया एंड ही वॉज नेवर डिफीटेड, और उसको कभी हार नहीं मिली। अब यही बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। तो गोरी को कम से कम 3 बार, देखिए याद करिए, मैंने आपको क्लास नंबर 1 में समझाया था 1178 ईस्वी में ये अनहिलवाड़ पाटन, गुजरात में अनहिलवाड़ पाटन के ऊपर हमला कर देता है। वहां उस समय शासन कर रहा होता है भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। ये तो अल्पवयस्क होता है यानी अंडर एज होता है। इसकी माता नायिका देवी ही शासन कर रही होती है और ये बहुत बुरी तरह से माउंट आबू के युद्ध में 1178 में मोहम्मद गोरी को हरा देता है। तो ये गोरी की सबसे पहली हार थी। इसके बाद फिर 1191 में होता है बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान से। तो 1191 में जो पहला बैटल होता है तराइन का, उसमें भी हार का सामना करना पड़ता है मोहम्मद गोरी को। और इसके बाद मध्य एशिया में भी, सेंट्रल एशिया में भी, याद करिए, ख्वारिज्म शासक अंध खुर्द के युद्ध में 1205 ईस्वी में हरा देता है मोहम्मद गोरी को। इसके बाद मोहम्मद गोरी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो सीधा निगाह डालता है अपने भारत के साम्राज्य पर, इसकी तरफ ध्यान देता है। फिर उसके 1 साल बाद उसकी 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद भारत के उसके साम्राज्य को संभालता है कुतुबुद्दीन ऐबक। Whereas Gori had to face a crushing defeat at least 3 times. The first defeat was from Bhim II in Gujarat, and second defeat was from Prithviraj in the first battle of Tarin in 1191 and इन द बैटल ऑफ अंधुखुर्द इन सेंट्रल एशिया। तो 3 बार उसको हार का सामना करना पड़ा। ये तो रही मिलिट्री सक्सेस की बात, दोनों के बीच में हमने तुलना कर ली। अब हम बात करते हैं राजनीतिक उपलब्धियों की, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की। मध्य एशिया में मोहम्मद गोरी को गजनवी से कम सफलता मिली। सेंट्रल एशिया में गजनी के आसपास जहां का वो निवासी था, जहां वो मुख्य रूप से शासन किया करता था, वहां उसको कम सफलता मिली, परंतु भारत में जो उसकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं वो श्रेष्ठ थी। हालांकि गोरी ने उत्तर भारत में जो सफलता प्राप्त की, उसका जो मार्ग था वो गजनवी की पंजाब की विजय ने खोला, जब गजनवी ने पंजाब को जीता था, हिंदू शाही वंश के शासकों को हराया था। इन सेंट्रल एशिया गोरी अचीव्ड लेस सक्सेस देन गजनवी, बट इन इंडिया हिज पॉलिटिकल अचीवमेंट्स वर सुपीरियर, या कह सकते हैं बेटर। हाउएवर द पैथ फॉर द सक्सेस, जो रास्ता था उसकी सफलता का,
दैट गोरी अचीव्ड, जो गोरी ने प्राप्त की सफलता इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, वॉज ओपनड बाई गजनवीज विक्ट्री ओवर पंजाब। जब मोहम्मद गजनवी पहले आया था, इससे लगभग 150 साल पहले आया था, जब उसने पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासकों को हराया, तो एक तरह से उसने मोहम्मद गोरी के लिए भी रास्ता खोल दिया था। गजनवी ने पंजाब के हिंदू शाही वंश को खत्म करके भारत का ताला तोड़ दिया था, और इसी टूटे हुए ताले यानी पंजाब के रास्ते मोहम्मद गोरी भी अंदर घुसा। लेकिन जहां गजनवी आंधी की तरह आया और धन लूट कर चला गया, वहीं मोहम्मद गोरी उस जमीन पर एक स्थायी दिल्ली सल्तनत की इमारत खड़ी की। मोहम्मद गोरी ने उस पर एक दिल्ली सल्तनत की इमारत खड़ी की। देखिए, यहाँ समझने की बात यह है कि महमूद गजनवी का लक्ष्य यहाँ पर शासन करना नहीं था, साम्राज्य बनाना नहीं था, लेकिन मोहम्मद गोरी का लक्ष्य ये था, और दिल्ली सल्तनत की नींव ही रखी मोहम्मद गोरी ने। गजनवी हैड ब्रोकन द लॉक ऑफ इंडिया बाय डिस्ट्रॉइंग द हिंदू शाही डायनेस्टी ऑफ पंजाब। इट वॉज थ्रू दिस ब्रोकन लॉक, ये वही ब्रोकन लॉक था, और ये लॉक कौन सा था? विया द route of Punjab that Gori entered. But while Ghaznavi came like a stone, looted wealth and went away, Muhammad Gori built the edifice of a permanent Delhi Sultanate on that land. मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था, उसने एक परमानेंट दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, उसकी एक इमारत खड़ी की। अब दोनों के उद्देश्य की बात करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। दोनों के उद्देश्य में अंतर, डिफरेंस इन देयर ऑब्जेक्टिव्स। गजनवी का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना और भारत का धन लूटकर अपने मध्य एशिया के साम्राज्य यानी गजनी को सुंदर और शक्तिशाली बनाना था। गजनवी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज टू स्प्रेड इस्लाम एंड लूट इंडियाज वेल्थ टू मेक हिज सेंट्रल एशिया एम्पायर। सेंट्रल एशिया एम्पायर उसका कहां था? गजनी में। टू मेक गजनी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल। लेकिन वही बात मोहम्मद गोरी की करें तो मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य भारत में एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। गोरीज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टेब्लिश अ परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। अब आगे बात करते हैं सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण, दोनों के बीच में जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल आउटलुक था वो कैसा था, क्या सोचते थे दोनों। देखिए, महमूद गजनवी भले ही भारत के लिए एक क्रूर लुटेरा था, लेकिन वह कला और शिक्षा का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी वही है जो शाहनामा के लेखक हैं, जिन्होंने शाहनामा लिखा, और उतबी जैसे महान विद्वान थे। इवन दो गजनवी वॉज अ क्रूल लूटर फॉर इंडिया, he was a great lover of art and education. His court had great scholars like Al-Biruni, फिरदौसी was the author of शाहनामा and उतबी। वहीं बात करें यदि हम मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी मूल रूप से एक विशुद्ध सिपाही था। गोरी was basically a pure soldier। उसका पूरा जीवन युद्ध के मैदानों में बीता। He spent his entire life on battlefields। इसलिए उसे कला और साहित्य के विकास का समय नहीं मिला। So he did not get the time to develop art and literature। उसके दरबार में गजनवी की तरह कोई महान विद्वान नहीं था। His court did not have great scholars like गजनवी had। अब बात करते हैं सिक्कों पर प्रभाव, मुद्रा पर क्या क्या प्रभाव रहा, इम्पैक्ट ऑन कॉइन्स या करेंसी। महमूद गजनवी ने अपने सिक्कों पर एक तरफ अरबी और दूसरी तरफ संस्कृत में लेख लिखवाए, जैसे अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार, लेकिन उसमें कोई चित्र नहीं था। गजनवी हैड text written on his coins in Arabic on one side and Sanskrit on the other side, like अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार, बट देयर वॉज नो पिक्चर्स ऑन दैम। वहीं मोहम्मद गोरी की बात करें तो जब मोहम्मद गोरी ने कन्नौज जीता यानी चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी वाला जीता, जयचंद को हराया, तो फिर उसके बाद उसने अपने जो सिक्के ढलवाए यहाँ भारत में, उन पर एक तरफ तो कलमा लिखा था और दूसरी तरफ हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। यह राजनीति और व्यवहारिकता का एक गजब उदाहरण है जो गजनवी में नहीं दिखता। When Gori won Kannauj, when Gori won the Battle of Chandawar in 1194, the coins he made had the kalma on one side and the image of Hindu goddess Lakshmi on the other side. This is a great example of politics and practicality। यह राजनीति का और practicality यानी व्यवहारिकता का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, which we do not see in गजनवी, जो महमूद गजनवी में नहीं दिखता है। अब फाइनली बात करें तो दोनों के लिए परिस्थितियां भिन्न थी, सर्कमस्टेंसेस वर डिफरेंट। दोनों के बीच कोई प्रासंगिक तुलना नहीं की जा सकती। वी कैन नॉट मेक अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द टू बिकॉज देयर सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस वर कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। गजनवी के समय यानी 11वीं सेंचुरी में जो उत्तर भारत था वो छोटे छोटे कमजोर राज्यों में बटा था। वर्ष 1000 से 1100 के बीच में
जो नॉर्थ इंडिया था वो छोटे छोटे कमजोर राज्यों में बटा था। लेकिन जब गोरी आया यानी 12th सेंचुरी में 1100 से 1200 के जो बीच का समय था, इस समय तक राजपूतों ने खुद को फिर से एक बड़ी और शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में संगठित कर लिया था और मोहम्मद गोरी को भारत में अधिक बड़े और संगठित राज्यों से सामना करना पड़ा। गजनवी के समय ये राज्य इतने संगठित नहीं थे, बड़े नहीं थे। ड्यूरिंग गजनवीज टाइम नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड वीक किंगडम्स, but by Muhammad Ghori's time, the Rajput like Chauhan, Rathore, and Chalukyas had reorganized themselves into a large and powerful military force. Muhammad Ghori had to face much bigger and better organized kingdoms in India. तो कुल मिला के कंक्लूजन निकाले दोनों के कंपैरिजन का, तो इतिहासकार लेनपुल ने ये बात कही है कि महमूद गजनवी एक महान सेनापति था, लेकिन मोहम्मद गोरी एक महान राजनीतिज्ञ था। महमूद गजनवी ने भारत की केवल संपत्ति जीती, जबकि गोरी ने भारत की जमीन और सत्ता जीती। इन द वर्ड्स ऑफ हिस्टोरियन स्टेनले लेनपूल, महमूद गजनवी वॉज अ ग्रेट मिलिट्री कमांडर बट मोहम्मद गोरी वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। गजनवी ओनली वॉन द वेल्थ ऑफ इंडिया while गोरी won the land and power of India। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं। वो टॉपिक है राजपूतों की पराजय और तुर्कों की सफलता के कारण। कई बार प्रश्न ये आता है कि तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के कारणों की विवेचना कीजिए, या क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम अब बात करने वाले हैं रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ राजपूत्स एंड द सक्सेस ऑफ तुर्क्स। देखिए, अक्सर ये सवाल उठता है कि जब राजपूत योद्धा व्यक्तिगत रूप से इतने वीर, साहसी और निडर थे, तो वे संख्या में कम तुर्क आक्रमणकारियों से कैसे हार गए? वो उनसे कैसे हार गए जिनकी संख्या भी कम थी तुर्कों की? तो आखिरकार उनसे हार कैसे गए? दिस क्वेश्चन ऑफन कम्स अप व्हेन राजपूत वॉरियर्स वर इंडिविजुअली सो ब्रेव, courageous and fearless, how did they lose to the Turk invaders who were fewer in numbers? Historians have given several reasons for this defeat। तो इतिहासकारों ने इसके कई कारण बताए हैं। अब एक एक कारण को अच्छी प्रकार से समझते हैं। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूं, कोई भी इन चीजों को व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर ना ले। देखिए, जितने भी चीजें हैं सब इतिहासकारों द्वारा बताई गई हैं। इसमें मेरा अपना खुद का कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। इसको आप केवल और केवल पढ़ाई के दृष्टिकोण से ही देखें। जितने भी फैक्ट हैं वो सब पहले ही पुस्तकों में विभिन्न इतिहासकारों द्वारा पहले ही पब्लिश किए जा चुके हैं। आइए एक एक चीज को अच्छी प्रकार से समझते हैं। सबसे पहला कारण था घोड़े बनाम हाथी, हॉर्सेस वर्सेस एलिफेंट्स। तुर्क सेना की सबसे बड़ी ताकत उनके मध्य एशियाई तेज दौड़ने वाले घोड़े थे। दूसरी ओर राजपूत सेना का मुख्य भरोसा थे उनके भारी भरकम हाथी। युद्ध में हाथी धीमे होते थे और घायल होने पर अक्सर पलटकर अपनी ही सेना को कुचल देते थे। तुर्कों की गति ने यानी स्पीड ने राजपूतों के आकार यानी साइज को हरा दिया। The biggest strength of the Turk army was their fast running Central Asian horses. On the other hand, Rajput army mainly relied on their heavy elephants. In a battle, elephants were slow. And if they got injured, यदि वो injured हो जाते थे, they would often turn around in panic and crush their own soldiers. The speed of the Turks defeated the size of the Rajputs. इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? हथियार और युद्ध कला, वेपन एंड टैक्टिक्स। तुर्क सैनिक शानदार तीरंदाज थे, अच्छे आर्चर थे जो दौड़ते घोड़े से अचूक तीर चला सकते थे। और जो राजपूत थे वो मुख्य रूप से तलवार और भाले से आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे, क्लोज कॉम्बैट लड़ते थे। द तुर्क सोल्जर्स वर एक्सीलेंट आर्चर्स who could shoot arrows perfectly even while riding fast running horses. And Rajput mainly fought in close combat using swords and spears. जो राजपूत होते थे ना, वो आमने सामने की लड़ाई में विश्वास रखते थे और पीठ पीछे वार नहीं करते थे। आमने सामने की लड़ाई में तो भारतीय तलवारों को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन तुर्क तो दूर से ही तीर बरसाकर राजपूतों को घायल कर देते थे, तो आमने सामने वाली तो लड़ाई की स्थिति ही नहीं आती थी। इन फेस टू फेस बैटल्स इंडियन swords वर कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाउएवर द तुर्क्स वुड रेन डाउन एरोज फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इंजर द राजपूत्स बिफोर दे कुड इवन गेट क्लोज। अगला कारण था धर्म युद्ध बनाम कूटनीति, रूल्स ऑफ वार वर्सेस टैक्टिक्स। देखिए, राजपूत युद्ध को एक खेल या फिर युद्ध को धर्म मानते थे। उनके नियम थे निहत्थे पर वार नहीं करना, भागते हुए दुश्मन को नहीं मारना और छिपकर हमला नहीं करना। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको तराइन के पहले युद्ध में मिलेगा, जहां
पृथ्वीराज चौहान ने भागते हुए मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था। ये बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। दूसरी तरफ तुर्कों के लिए युद्ध केवल एक जीतने का साधन था, उनको बस जीतना था। वे छल कपट, अचानक हमला यानी सरप्राइज अटैक और छापामार युद्ध यानी हिट एंड रन करने में माहिर थे। द राजपूत कंसिडर्ड वॉर टू बी a sport or a matter of rules and religion, a matter of dharma. They had strict rules. Do not attack on unarmed person, यानी जिस पर्सन के पास कोई हाथ में हथियार नहीं है उस पर अटैक नहीं करना है। डू नॉट किल अ फ्लीइंग एनिमी, यदि दुश्मन भाग रहा है तो उस पर भी अटैक नहीं करना है, उसको भी नहीं मारना है। एंड डो नॉट अटैक बाय हाइडिंग, और छिपकर के वार नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वीराज चौहान स्पेयर्ड द फ्लीइंग गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। जब मोहम्मद गोरी भाग गया था तराइन के पहले युद्ध में, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको स्पेयर कर दिया था, छोड़ दिया था। ऑन द अदर हैंड, फॉर द तुर्क्स, विनिंग वाज द ओनली गोल। उनका काम था जीतना। दे वर एक्सपर्ट्स इन डिसीट, वो डिसीट करने में यानी छल करने में माहिर थे। ट्रिकरी, सरप्राइज अटैक एंड हिट एंड रन वॉरफेयर। इसके अलावा एक और कारण था आपसी फूट, लैक ऑफ यूनिटी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। उत्तर भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा था और ये राजपूत राजा जैसे चौहान, चालुक्य, चंदेल, गढ़वाल आपस में ही लड़ते रहते थे। जब गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया तो जयचंद खुश था। नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल किंगडम्स एंड दीज राजपूत किंग्स लाइक चौहान, चालुक्यास, चंदेल्स एंड गढ़वाल्स kept fighting among themselves. When Gori attacked Prithviraj, Jayachand was happy instead of uniting to fight the outsider. जब गोरी ने पृथ्वीराज पर हमला किया था तो तब जयचंद खुश था, और जब गोरी ने जयचंद पर हमला किया चंदावर के युद्ध में तो बाकी चुप रहे। उन्होंने कभी मिलकर विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं किया। When Gori attacked Jayachand, everyone else stayed quiet. They never united to face the foreign invaders together. इसके अलावा एक सामाजिक कारण भी था, कुछ सोशल रीजंस भी थे। भारतीय समाज की बनावट भी हार का एक बहुत बड़ा कारण बनी। हिंदू समाज कई जातियों में बटा हुआ था। युद्ध करना और देश की रक्षा करना केवल क्षत्रियों का काम माना जाता था। आम जनता जैसे किसान, व्यापारी, कारीगर को इस बात से कोई खास मतलब नहीं होता था कि दिल्ली की गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान बैठा है या मोहम्मद गोरी। इसके विपरीत इस्लाम में कुछ हद तक सामाजिक समानता थी। एक आम सैनिक भी अपनी योग्यता से सेनापति या सुल्तान बन सकता था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था और फिर बाद में वो गुलाम से सुल्तान बना। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी वाज आल्सो अ बिग रीजन फॉर द डिफीट। हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू मैनी कास्ट्स. Fighting wars and protecting the country was considered the duty of only the Kshatriyas. The common people like farmers, traders and artisans did not really care whether Prithviraj or Muhammad Ghori was sitting on the throne of Delhi. On the contrary, इसके ठीक उलट, there was some level of social equality in Islam. An ordinary soldier could also become a commander or sultan through his abilities, like just Qutbuddin Aibak became a sultan from being a slave. वो एक स्लेव था और फिर वहां से वो सुल्तान भी बना। इसके अलावा एक और कारण था सुरक्षात्मक रवैया, डिफेंसिव माइंडसेट। राजपूत हमेशा अपने किलों के अंदर या अपने राज्य में ही बैठकर दुश्मन का इंतजार करते थे। उन्होंने कभी भारत की सीमाओं जैसे अफगानिस्तान के खैबर या बोलन दर्रे पर जाकर दुश्मनों को रोकने की कोशिश नहीं की। द राजपूत ऑलवेज वेटेड फॉर द एनिमी वाइल सिटिंग इनसाइड देयर फोर्ट्स or their own kingdoms. They never went to the border of India like Khyber Pass or Bolan Pass in Afghanistan to stop the enemies right there. तुर्क हमेशा हमलावर यानी अटैकर होते थे और राजपूत हमेशा डिफेंडर करने वाले होते थे, बचाव करने वाले होते थे। The Turks always the attackers and the Rajputs were always defending. कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजुमदार और डॉक्टर के.एस. लाल के अनुसार राजपूतों की पराजय उनके साहस या वीरता की कमी का परिणाम नहीं थे, बल्कि ये उनकी पुरानी हो चुकी सैन्य व्यवस्था, उनकी सैन्य व्यवस्था पुरानी हो चुकी थी, वो अभी भी उन स्लो हाथियों का यूज करते थे, राजनीतिक बिखराव और सामाजिक कमजोरियों का परिणाम थी। तुर्कों की सफलता उनके तेज घुड़सवारों, नई युद्ध नीतियों और आक्रामक नेतृत्व की जीत थी। According to the famous historians like Dr. R.C. Mazumdar and Dr. K.S. Lal, the defeat of Rajputs was not because they lacked courage or bravery. Rather, it was a result of their outdated military system, political disunity, political division, and social weakness. The success of the Turks was a victory of their fast horse riders, new battle tactics and aggressive leadership. व्यक्तिगत वीरता के मामले में तो राजपूत तुर्कों से बढ़कर थे और युद्ध में राजपूतों की सेनाएं विरोधियों से बड़ी होती थी, परंतु युद्ध व्यक्तिगत वीरता और संख्या के आधार पर नहीं जीता जाता, बल्कि संगठन और नेतृत्व के आधार पर जीता जाता है। When it came to personal bravery, व्यक्तिगत वीरता की जब बात करें तो राजपूत वर फार बेटर देन द तुर्क्स, वो तुर्कों से बहुत ज्यादा बेटर थे। एंड द राजपूत आर्मीज वर यूजुअली मच लार्जर देन देयर आर्मीज, और उनकी आर्मी से राजपूतों की जो आर्मी होती थी वो बहुत बड़ी होती थी।
बट इफ वार इज नॉट जस्ट वोन बाय अ पर्सनल ब्रेवरी, यदि कोई व्यक्ति या कोई राजा पर्सनली ब्रेव हो या उसके पास बहुत बड़ी सेना हो, यह पर्याप्त नहीं होता है किसी वॉर को जीतने के लिए। इट इज वॉन थ्रू गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। वैसे राजपूतों ने तुर्कों के आक्रमण का कड़ाई से काफी समय तक मुकाबला किया, परंतु उन्होंने कभी भी स्वयं आक्रमण करके तुर्कों को अपने क्षेत्रों से खदेड़ने की कोशिश नहीं की। द राजपूत्स स्ट्रांगली फाउट अगेंस्ट द तुर्क अटैक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट दे नेवर टुक द फर्स्ट स्टेप टू अटैक एंड ड्राइव द तुर्क्स कंप्लीटली आउट ऑफ देयर टेरिटरीज। तो ये थे कारण तुर्कों की सफलता के। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का बंटवारा, डिवीजन ऑफ मोहम्मद गोरीज एम्पायर आफ्टर हिज डेथ। जब किसी विशाल साम्राज्य के राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई बेटा या उत्तराधिकारी नहीं होता, तो साम्राज्य में गृहयुद्ध या बंटवारा होना तय होता है। मोहम्मद गोरी के मरने के बाद 1206 ईस्वी में ठीक ऐसा ही हुआ। व्हेन द किंग ऑफ ए ह्यूज एम्पायर डाइज एंड ही हैज नो सन, he has no successor, a civil war or a division of the empire is bound to happen. Exactly the same thing happened after Muhammad Ghori died in 1206 AD। मोहम्मद गोरी ने अपने जीते जी अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, लेकिन उसने अपने अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल और भरोसेमंद तुर्क गुलामों को सौंप रखी थी। जब गोरी की हत्या हुई तो ये चारों तुर्क गुलाम अपने अपने क्षेत्रों में इतने ताकतवर हो चुके थे कि उन्होंने अपने उस क्षेत्र को अपनी जागीर यानी स्वतंत्र राज्य मान लिया। वो चारों तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। हालांकि बख्तियार खिलजी की तो मृत्यु तभी हो गई थी 1206 में, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के थोड़ा ही आसपास। While Muhammad Ghori was alive, he had not declared any successor, but he had handed over the responsibility of his different regions to his most capable and trusted Turk slaves. When Ghori was assassinated, जब गोरी की हत्या हुई, 4 slaves had become so powerful in their respective regions that they started considering those areas as their own independent kingdoms. तो वो चारों कौन थे? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला भारतीय प्रदेशों यानी लाहौर से दिल्ली का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ की टेरिटरी मिली? इंडियन टेरिटरी मिली। यल्दोज को गजनी का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, कुबाचा को उच्छ और मुल्तान का, और बख्तियार खिलजी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। ये चारों के नाम मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं। मैंने कहा था कि ये लिंक जुड़ेगा बाद में। तो ये 4 गुलाम थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद साम्राज्य को बांट लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडियन टेरिटरी मिली, यल्दोज को गजनी, कुबाचा को उच्छ और मुल्तान, और बख्तियार खिलजी को बंगाल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बना लाहौर व दिल्ली का शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का सबसे प्रिय और भारत में सैन्य अभियानों का एक मुख्य प्रभारी। ऐबक वाज मोहम्मद गोरीज फेवरेट एंड मेन इन चार्ज ऑफ हिज मिलिट्री कैंपेन्स इन इंडिया। भारत के तुर्क अधिकारियों और सैनिकों ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक का साथ दिया। इसके बाद फिर मोहम्मद गोरी के भतीजे ग्यासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि दी और गुलामी से मुक्ति का प्रमाण पत्र भी भेज दिया। यानी अब तक वो गुलाम था, उसको गुलामी से मुक्त कर दिया, और इससे कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का एक वैध शासक बन गया, एक लीगल या वैलिड रूलर बन गया भारत में, लाहौर से दिल्ली, और इसने अपनी राजधानी लाहौर रखी। ताजुद्दीन यल्दोज की बात करें तो यल्दोज बना गजनी का शासक। यल्दोज गोरी के सबसे वरिष्ठ यानी सीनियर गुलामों में से एक था। उसने गोरी की राजधानी गजनी पर कब्जा कर लिया। यल्दोज खुद को मोहम्मद गोरी का असली और मुख्य उत्तराधिकारी मानता था। उसका कहना था क्योंकि वह गजनी का शासक है, जो कि गोरी की मूल राजधानी थी, इसलिए भारत पर भी उसी का अधिकार होना चाहिए, और यह कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। कुबाचा की बात करें तो कुबाचा बन गया था मुल्तान और उच्छ यानी सिंध के पास का शासक। कुबाचा भी एक बहुत महत्वाकांक्षी गुलाम था। उसने सिंध नदी के आसपास के इलाकों यानी मुल्तान और उच्छ पर कब्जा कर लिया। अब ये जो स्थान था ये भारत में आने के लिए एक प्रवेश द्वार था, पश्चिमी प्रवेश द्वार था, इसलिए कुबाचा की स्थिति भी बहुत मजबूत थी। कुबाचा वॉज ऑल्सो अ वेरी एम्बिशियस स्लेव। ही कैप्चर्ड द एरिया अराउंड द इंडस रिवर, मुल्तान एंड उच्च। दिस एरिया वॉज द वेस्टर्न गेटवे टू एंटर इंडिया, सो कुबाचा's पोजिशन वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। और बात करते हैं बख्तियार खिलजी की, तो बंगाल और बिहार पर उसने आक्रमण कर दिया था। इसने गोरी के जीवन काल में ही बिहार और बंगाल को जीत लिया था। ही हैड ऑलरेडी कंक्यूर्ड बिहार एंड बंगाल व्हाइल गोरी वॉज स्टिल अलाइव। बख्तियार खिलजी की मृत्यु भी मोहम्मद गोरी की मृत्यु के ही आसपास 1206 में ही हो गई थी। वह तिब्बत पर हमला करने गया था, जहां उसकी सेना नष्ट हो गई, और बाद में उसके ही एक अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने उसे मार डाला, या अली मर्दा खान ने उसको मार डाला। बख्तियार खिलजी के बाद बंगाल और बिहार में खिलजी सरदारों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया, और वे दिल्ली यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात नहीं मानते थे। बख्तियार खिलजी ऑल्सो डाइड अराउंड द सेम टाइम एज मोहम्मद गोरी इन 1206 AD। He had gone to attack Tibet where his army was destroyed, and later one of his own officer Ali Marda Khan या अली मर्दा खिलजी assassinated him. After Bakhtiar Khilji, the
खिलजी commanders in Bengal and Bihar declared themselves independent and they refused to obey कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ऐबक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यल्दौज गजनी का और उच्च और मुल्तान का कुबाचा। ये दोनों उस पर हमला कर सकते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत बड़ा कूटनीतिक यानी डिप्लोमेट था। युद्ध टालने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों का यानी मैरिज अलायंसेस का सहारा लिया। नाउ द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ ऐबक वाज दैट both Yaldoj from Ghazni and Kubacha from Multan and Uch, they could attack him. Aibak was a great diplomat. To avoid war यानी युद्ध से बचने के लिए he took the help of marriage alliances यानी making relations through marriage. उसने विवाह के जरिए संबंध बनाए। उसने यल्दोज से क्या रिश्ता बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दोज की बेटी से अपनी शादी कर ली, यानी ससुर दामाद का रिश्ता बनने से यल्दोज के हमले का खतरा टल गया। कुतुबुद्दीन ऐबक married the daughter of Yaldoj. Since they become father-in-law and son-in-law, the threat of an attack from Yaldoj was avoided. फिर उसके बाद कुबाचा से क्या रिश्ता हुआ? ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर दी। ऐबक मैरिड हिज सिस्टर टू कुबाचा। और इल्तुतमिश से क्या रिश्ता? देखिए, इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो ऐबक ने अपनी बेटी की शादी अपने सबसे होनहार गुलाम इल्तुतमिश से कर दी। ऐबक मैरिड हिज डॉटर टू हिज मोस्ट टैलेंटेड एंड प्रॉमिसिंग स्लेव इल्तुतमिश। ऐबक ने लाहौर को राजधानी क्यों बनाया, दिल्ली को क्यों नहीं? मैंने अभी बताया था कि ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। व्हाई डिड ऐबक मेक लाहौर हिज कैपिटल? ऐबक के पास दिल्ली थी, लेकिन उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, दिल्ली को नहीं। ऐबक को डर था कि गजनी का शासक यल्दौज कभी भी भारत पर हमला कर सकता है। अब ये लाहौर अफगानिस्तान की सीमा के थोड़ा करीब था, दिल्ली दूर हो जाता। इसलिए यल्दौज पर नजर रखने के लिए और उसे रोकने के लिए ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया। ऐबक हैड कंट्रोल ओवर दिल्ली बट ही मेड लाहौर हिज कैपिटल, नॉट दिल्ली। ऐबक वाज अफ्रेड दैट द रूलर ऑफ गजनी यल्दौज कुड अटैक India at any time. Lahore was close to the Afghanistan border, so to keep an eye on Yaldoj and stop him from attacking, Aibak chose to rule from Lahore itself. तो आज की इस क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें की हैं। अब जो अगली क्लास होगी वो एमसीक्यू बेस्ड क्लास होगी। अब देखिए, डेस्क्रिप्टिव वालों के लिए जो क्लासेस होंगी वो अभी यूनिट 1 में ही चलेंगी, क्योंकि अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, उसके बाद हमें बात करनी है इल्तुतमिश की, फिर रजिया सुल्तान की और बलबन। ये तो 4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्हीं के साथ साथ कुल मिलाकर 11 शासक हुए हैं गुलाम वंश में, स्लेव डायनेस्टी में, जिनमें से ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और जिनका एमसीक्यू बेस एग्जाम है, यदि वो थ्योरी वाली क्लासेस भी देखेंगे तो आपका कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में और बहुत आसान तरीके से सीक्वेंस वाइज और एक लिंक को दूसरी लिंक से जोड़कर चीजों को पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और मैं ऐसी उम्मीद भी कर रहा हूं कि आपको ये सब कुछ आसानी से समझ आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आ रही है समझने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप बता सकते। तो अगली जो हमारी डेस्क्रिप्टिव क्लास होगी, यानी क्लास नंबर 5, वहां हम यूनिट 1 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे। और इससे अगली जो क्लास नंबर 4 होगी उसमें हम एमसीक्यू करेंगे। और हाँ, एमसीक्यू भी हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि बस सीधा क्वेश्चन आया और उसका आंसर रट लिया। मैं वहां भी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एमसीक्यू वाली क्लास भी यदि आप देखोगे और आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी है, तो वहां भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं।